Hello students of class 9. Welcome back once again in my class. In previous class, in different videos, I have given information and different facts related to the French Revolution 1789, which brought an all-round change in France. Was it a reality or not? चर्चा यही होती है कि फ्रांस की राजक्रांति ने फ्रांस में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया, पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके एक नई व्यवस्था को स्थापित किया, जिसने वहां के लोगों के जीवन में व्यापक स्तर पर परिवर्तन लाया। तो क्या यह परिवर्तन जो क्रांति ने लाया था हर स्तर पर सही था? जैसा कि हम जानते हैं, समाज में जितने भी लोग हैं, अगर जेंडर के आधार पर देखें तो इसे दो वर्ग में बांट सकते हैं, पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल। मेल लोगों के जीवन में परिवर्तन आया फ्रांस में, वो सोसाइटी से लेकर पॉलिटी तक दिखा, लेकिन क्या महिलाओं के जीवन में भी ये जो परिवर्तन आए वो साकार हुए, वो ही रियलाइज हुए, या उनको वह लाभ, वह बेनिफिट नहीं मिला जो पुरुषों को मिला? तो देखते हैं, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? पुरुषों ने क्रांति की, महिलाओं ने भी क्रांति की। उनको भी अपनी अवस्था में, व्यवस्था में, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में सुधार चाहिए था। क्या उनके स्तर पर यह प्रयास हुआ? तो जो आंसर है इसका वो इस प्रकार से है कि उन लोगों ने भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन, लेडीज ऑफ फ्रांस participated very much actively, especially the women of third state. During the French Revolution 1789, French women actively participated. To better their general condition, they always eyed on activity going on in the revolution. क्रांति के दरमियान जो भी घटनाएं घट रही थी, संविधान निर्माण से लेकर जो है डायरेक्टरी रूल तक, बाद में राइज ऑफ नेपोलियन था, उसमें हर घटना और परिवर्तन का गवाह थी महिलाएं। अगर गौर करें उनकी विभिन्न अवस्थाओं पर, तो उन लोगों का जीवन, महिलाओं का जो जीवन था फ्रांस में इस समय तक किस प्रकार का था, उसे हम इस रूप में देख सकते हैं। इन महिलाओं के लिए दे हैड टू बियर देयर ट्रेडिशनल हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दुनिया भर में, हर लगभग हर समाज में जो पैटर्नल है, पितृपक्षीय समाज है, उस समस्त पैटर्नल सोसाइटी की विशेषता है कि घर की जवाबदेही, यानी कि घर के अंदर जो कार्य होते हैं महत्वपूर्ण, वो महिलाओं के जिम्मे होता है। यहाँ की महिलाओं को भी वो कार्य करने होते थे। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क आउटसाइड देयर होम फॉर लिविंग, एज seamstresses, laundresses, and as the seller of the fruit, vegetable, flowers, even as the servants in the household of elites. यानी कि चूंकि थर्ड स्टेट के लोगों का जीवन जो है कम आय के कारण काफी लो लेवल का था, तो सालों भर अपने जीविका को सुनिश्चित करने के लिए, जीवन को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि सर्वाइवल पर भी प्रश्न चिन्ह होता था, तो इनके घर के पुरुष तो काम करते ही थे,
महिलाओं को भी घर के बाहर जाकर काम करना होता था, क्योंकि जो इनकी कैपेसिटी में होते थे, जो इनकी क्षमता होती थी, उसके हिसाब से वो काम करते थे। घर में नौकरानी दूसरे के, खास करके जो एलिट क्लास के जो थे लोग, उनके घर में नौकरानी के काम से लेकर वो तरह तरह के छोटे छोटे रोजी रोजगार में भी जो लोकल काफी लोकप्रिय था, जिसकी डिमांड थी, वो किया करती थी। लेकिन अगर कहें एजुकेशन की बात, तो वुमेन इन जनरल डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग, इन महिलाओं के लिए शिक्षा दूर की बात थी। अगर कोई काम करना भी चाहती थी तो उसके लिए जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड था, इन्हें नहीं मिल पाता था। तो जो इनकी अपनी समझ होती थी उसके हिसाब से काम करते थे, यानी कि कह सकते हैं कि yield ऑफ देयर एफर्ट वाज मिनिमल। लेकिन वो महिलाएं जो एलिट क्लास की थी, नोबेलिटी से बिलोंग करती थी, है ना, वो प्रोफेशनल्स, हाई प्रोफेशनल्स के घर की थी, या फिर जो है बिग पेजेंट्री के घर की थी, प्रिस्ट क्लास के लोगों के घर से बिलोंग करती थी, तो डॉक्टर्स ऑफ एलिट्स हैड द अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेशन इन कॉन्वेंट्स, जो सरकार ने या चर्च ने खोल कर रखे थे डिफरेंट स्कूल्स, उनमें इन घरों की महिलाओं, सफरांत घरों की महिलाएं, बुजुर्जुआज जिसे हम कहते हैं, है ना, फ्रांस में ये जो क्लास था बोर्जुआजीज की, वो तो बोर्जुआजीज जो महिलाएं थी उनको एजुकेशन मिल जाता था। लेकिन अगर देखें एक्टिविटी के तौर पे कि हाँ, महिलाओं ने फ्रॉम द 1789 एंड इवन प्रायर टू इट एंड आफ्टर क्या किया, क्रांति में किस ढंग से पार्टिसिपेट किया, तो women also established their club and published newspapers to raise voice to better their condition in all sphere of their life. इन महिलाओं ने अपने जीवन स्तर को सुधारने के नाम पे अपने राजनीतिक, सामाजिक और दूसरे अधिकारों की प्राप्ति के लिए आवाज उठाना शुरू किया। और इसके लिए जैसे पुरुषों ने जैकोबिन क्लब, जिरोंडिस्ट क्लब, ये सब जो क्लब जो स्थापित किए थे, देखा देखी लोगों ने भी अपने क्लब स्थापित किए, जहां वे डिस्कस किया करती थी, डिबेट किया करते थे ऑन डिफरेंट मैटर्स गोइंग ऑन। न्यूज़पेपर पब्लिश किया, उसमें कॉलम लिखा, उसने ऐसे लिखे, अपनी बातें रखी, हमको क्या चाहिए, क्या उम्मीद है उन्हें इस रिवॉल्यूशन से, जो नए गवर्नमेंट है, नए जो चेंज आ रहे हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रकार के उसके कह सकते हैं कि एक्टिविटी, निश्चित तौर पे वुमेन्स एक्टिविटी इन जनरल लाइफ वाज नॉट एब्सेंट, इट वाज हर्ड एंड सीन। इसी के एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहें तो द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये उस समय का महिलाओं के द्वारा स्थापित किया गया एक बहुत ही प्रसिद्ध क्लब था। इट वाज ए वेरी फेमस क्लब ऑफ वुमेन, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। हालांकि द वुमेन ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन became very much disappointed when they were not treated equal. Even there was the theory of to be equal, to be treated equal in declaration of the rights of male and citizen in the Constitution 1791, which was enacted by National Assembly. इस कॉन्स्टिट्यूशन में किया क्या गया था, पुरुषों को तो इक्वालिटी का अधिकार दिया गया था, हालांकि उसमें भी सबको बराबर नहीं ट्रीट किया गया था। राइट टू वोट, अगर पॉलिटिकल राइट की बात कहें तो कुछ, है ना, खास लोगों के लिए जिसे एक्टिव का दर्जा दिया गया था, यानी कि सिटीजन भी दो प्रकार के फ्रांस में बना दिए गए थे। इक्वालिटी वास्तव में सिद्धांत के तौर पे ही मानी गई, लेकिन वास्तविक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रकार के सिटीजन का प्रावधान किया गया, एक पैसिव और एक एक्टिव। महिलाओं को पैसिव सिटीजन के तहत रखा गया जिन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं था। दे जनरली लैक ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स। वो असेंबली में भी नहीं जा सकते थे, वो वोट भी नहीं दे सकते थे, इस तरह से कोई पॉलिटिकल ऑफिस में जो है वो पोस्ट भी होल्ड नहीं कर सकते थे।
महिलाओं के डिमांड, लेकिन ये सार्वजनिक थे। वो भी आंदोलन के इस रिवॉल्यूशन के दरमियान काफ़ी सक्रिय रहे थे, काफ़ी महिलाओं ने हिस्सा लिया था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इवन जो कहते हैं कि फॉल ऑफ बेस्टिल था उस समय, उसके पहले भी महिलाओं ने बेजाबता एक जो है रैली निकाली थी, और मेरी एंटोनियट के महल तक वर्साई में वो जा चुकी थी, जहाँ उसने रोटी की डिमांड की थी, क्योंकि उनके घरों के बच्चे भूखे थे, खुद उनके परिवार के लोग भूखे थे, इसलिए डिमांडेड ब्रेड फ्रॉम क्वीन। हालांकि रानी मेरी एंटोनियट जो है इन सामान्य महिलाओं के जीवन से नावाकिफ थी। सी जनरली लिव्ड a very lavish life, did not know how did these women live in their general life. So जैसे इन्होंने ब्रेड की डिमांड की, उसने आदेश दे दिया ना, गिव देम केक टू इट, जो महिलाओं ने काफी अपमानजनक समझा कि हमारी गरीबी का रानी ने मजाक उड़ाया। तो इन महिलाओं ने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और बाद के वर्षों में भी इवन ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर कई महिलाएं जो है जिसने विरोध किया रॉबेस्पियर का, वो एग्जीक्यूट कर दी गई। तो बाकी और इसके जो कंडीशन है हम दूसरे स्लाइड में देखते हैं। एज आई टोल्ड दैट these women in France also demanded right to vote, to be elected to the assemblies and hold political offices, but however in constitution their demands were not materialized, not sanctioned in the constitution. Although afterwards during the revolution a series of reforms were introduced that had brought a big change in the life of women. Some of them are as follows. During the revolution a series of reforms were introduced time to time. समय समय पर जो सुधार के डिफरेंट कार्यक्रम लागू किए गए, उनके द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था की गई, उससे इन महिलाओं को सामाजिक शैक्षणिक स्तर पर काफी लाभ हुआ। उसमें से कुछ इस प्रकार हैं। एजुकेशन टू गर्ल्स मेड कंपल्सरी, लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, एक बहुत बड़ा कदम था इनके जीवन में सुधार लाने के स्तर पे। इन मैरिज कंट्रैक्ट, अब कंट्रैक्ट साइन किए जाने लगे मैरिज के लिए सोसाइटी में, जिसमें पहले जो है डॉटर्स का कंसेंट मैरिज में सुना ही नहीं जाता था, न के बराबर अब उनकी ओपिनियन को भी महत्व दिया जाने लगा। यानी कंसर्न एंड ओपिनियन ऑफ द डॉटर्स इन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स विद इन द हाउस वेयर आल्सो हर्ड, गिवन अ स्पेस, एंड ऑल द मैरिज वे आर नाउ रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉज। अब जो है विवाह के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसको वैधानिक मान्यता मिल गई, रजिस्टर्ड किया जाने लगा उसको। डाइवोर्स वाज मेड लीगल, कानून अब उसको है ना, डाइवोर्स को एक लीगल दर्जा दिया गया, वैध बना दिया गया। और फॉर मेन एंड वोमेन बोथ द सेम कंडीशंस वेर अप्लाइड। यानी कि पहले जहां सिर्फ जो है विशेष अधिकार था कि पुरुष ही जो है तलाक के लिए जनरली आवाज उठाते थे, अब महिलाएं भी सक्षम थी। These women also could seek, ask for divorce. महिलाओं को एक सुविधा और भी मिली, whatever the job they could want to do, found themselves fit for, were given freedom in opting a job for themselves. महिलाएं जो काम करने के लायक अपने आप को समझती थी, उसमें उनको फ्रीडम मिला, यानी कि अपनी इच्छा के हिसाब से अब वो जॉब चुन सकती थी। हालांकि जो पुरुषों के बराबरी का जो अधिकार
और उसकी डिमांड जो महिलाओं के स्तर पे की गई थी फ्रांस में, वह काफी लंबे समय तक अनसुना रह गया। इन फ्रांस फॉर इक्वल राइट्स टू मेन, these women had a very long struggle, about more than 150 years, लगभग 150 सालों से भी अधिक समय तक इन महिलाओं ने पुरुषों के बराबर अधिकार को पाने के लिए संघर्ष किया। एंड अल्टीमेटली 1946 द ड्रीम ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन वेयर रियलाइज्ड। तो ये आज के समय के लिए अब कह दें, 1946 से महिलाओं के लिए वह सुखद स्थिति आ गई, जिसके लिए उसने काफी लंबे समय तक प्रतीक्षा किया, लंबा संघर्ष किया और अंत में यह फलित हुई। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित दूसरे एस्पेक्ट्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक इंतजार करें। थैंक यू।